नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की हम लोग यहाँ पर मैथ्स के सभी प्रश्नों के एनालिसिस करने चल रहे हैं। वह पेपर जो आपका 2 से लेकर के 20 मार्च तक हुआ था, मैं पूरी कोशिश करके सभी शिफ्ट के सभी पेपर के सभी मैथ्स के सवालों का एक प्रॉपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप लोग आगे की तैयारियों में शामिल कर सकेंगे। जो भी आगे देख रहे हैं रेलवे की अलग-अलग एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, अभी इधर बीच एएलपी भी है। और साथ-साथ अगर आप पुलिस से लेकर के एसआई से लेकर के तमाम अलग-अलग परीक्षाओं की जो इन सेगमेंट से रिलेट करती है, उनको फॉलो करते हैं, उन पर आप लोग अपनी तैयारियों को लगा रखे हैं, तो आपके लिए सेशंस या एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा ट्रेंड आपका वर्तमान में होता है और ड्यूरिंग ईयर जो आपके एग्जाम्स हुए रहते हैं, उनको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सभी अभ्यर्थी जो कि लगातार अभी आगे के लिए परीक्षाओं को फोकस करने जा रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी पूरा फोकस बना करके इन सभी सवालों को ध्यान से देखें, पढ़ें और मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले। अच्छा लगे तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। आपका जो एक कमिटमेंट होता है, जो जुड़ने का प्रयास होता है, हमें मनोबल देता है और आगे भी जो आप हमसे डिमांड करते हैं कि अलग-अलग तैयारियों में आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कराऊं, अलग-अलग परीक्षाओं के लिए, वो आपके लिए मैं करता रहूंगा। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ एग्जामिनेशन का जो ये सवाल कंप्लीट है उसके सोल्यूशन का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप एक-एक करके मेरे साथ यहाँ पर सवालों की कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करिए। ये पेपर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी आरबीएफ का था, ध्यान से देखते चलिएगा आप सभी लोग। यह एग्जाम डेट 2/3/2025 का था। शिफ्ट 1 का पेपर था, 9 से 10:30 के बीच हुआ था और आप देख रहे थे कि एक दिन में 3 शिफ्ट होता था और हर दिन के हिसाब से अगर देखें तो सभी के हिसाब से लगभग 36 से 40 टोटल पेपर बनकर आएंगे। तो इन सवालों को कंप्लीट कराता हूं, जो रिपीट होंगे उसको भी देखिएगा, जो बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखिए। सवाल आपके पेपर के हिसाब का ही था जैसा कांस्टेबल में पूछा जाना चाहिए। जैसे पहला सवाल देखिए क्या है, 10 संख्याओं का योगफल 276 है, उनका औसत बताना है। हम सबको पता है कि औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। अगर हमको संख्याओं का योग पता है पदों का और उनकी संख्या पता है तो उनका औसत बता सकते हैं। योग 276 है और संख्या कितनी है, 10 है। 10 से भाग करिए, 27.6 आएगा। बिना किसी डाउट के पहला ऑप्शन आप लगा सकते थे। अगर आपने लगाया है तो आपके लिए एकदम परफेक्ट था। बाकी इस तरह के सवालों पर ध्यान दीजिए, आगे ऐसे पूछा जाता है, लेकिन जब 35 सवाल किसी परीक्षा में देगा तो इस तरह की उम्मीदें रहती हैं कि बहुत कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें ओरल बता सकते हैं, जिन्हें ऐसे भी सवाल फेस करने होंगे जिन पर हमें समय भी देना होगा। दूसरे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए अब थोड़ा सा आपको मिला सवाल। दो बैंक ए और बी हैं, एक बैंक का नाम ए है, दूसरे बैंक का नाम बी है। क्रमशः 3.5%, 3.5% और 6% की दर से ऋण देते हैं, ब्याज देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपए। डेबिट ने क्या किया, यहां से भी 3,60,000 लिया, यहां से भी और यहां से भी उसने 3,60,000 उधार लिया। ठीक ठाक पैसा उसने उधार ले लिया और उधार लिया। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों की बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करके बताना है कितना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, अच्छी बात यह है कि यहां भी प्रिंसिपल सेम है और यहां भी प्रिंसिपल सेम है, अर्थात प्रिंसिपल जो आपका P1 P2 है दोनों के लिए बराबर है। और एक और अच्छी बात है कि जो समय है वो भी आपका दोनों का सेम ही है, 3 वर्ष इसमें भी है और 3 ही वर्ष इसमें भी है। इससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन। जब भी साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, दर और समय को मिलाने से ही ब्याज का अमाउंट जनरेट होता है, क्योंकि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। यहाँ पर 6 गुणे 3 करना है जो कि 18% ब्याज देगा। इस कंडीशन में आपको 18% इसका देना है और इसके हिसाब से अगर चला जाए तो यहाँ पर 10.5% ब्याज देना होगा। मल्टीप्लाई करिए 3.5 का, 3 से 3 5 15, 3 3 9 1 10। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए कितने का बनकर आ रहा है, आप देख लीजिए। 10 8 18 होता है, 7.5% का अंतर होगा। इन दोनों के ब्याजों का अंतर, कभी कभी योग भी पूछ लेता है, अंतर 7.5% है। तो 7.5% किसका होगा बताइए, जो प्रिंसिपल था 3,60,000। 3,60,000 जो पैसा उसने लिया था उसकी बात करिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम परसेंटेज हटाएं तो 2 जीरो बढ़ेगा, डेसिमल भी हटा दे 1 जीरो और बढ़ेगा और इसको 3,60,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसी का तो मान ही निकालना है। कभी कभी हम तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो ऐसे 20 से गायब कर दीजिए, खत्म ही हो गया। अब अपने पास केवल 360 है और गुणे 75 है, ठीक है। अब 1 जीरो ऐसे लगाइए, 75 का 6 से गुणा करिए, 75 का 6 से गुणा करिए, 75 दो बार कितना होता है 300 150, और अगर हम लोग उसको 6 बार कर देते 450 हो जाएगा। 75 छक्के ना, 75 कितना 6 बार, 6 पंचे 30, 4 नहीं 6 पंचे 30, 6 सते 28, 28 3 31। मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, हमको 6 बार मल्टीप्लाई करना था, 2 बार करने से कितना आया 150 और हमको 3 बार उसी को और आगे बढ़ाना था। इस हिसाब से हमको देखना था। तो कितना हो गया
6 पंचे 30 अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ऑप्शन से भी जाके रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन पर भी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, या तो एक चीज और मैं बता दूं, जब भी कभी ऐसा देखिए, जीरो तो लगा चुका हूं, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर कितना है 75 है। मैंने इस तरह का प्रोडक्ट आपको बताया भी होगा और आपको करना भी चाहिए ऐसे प्रोडक्ट। 6 पंचे 30 करिए, 5 तियां 15, 6 सते 42, 42 10 52, 52 5 कितना होता है 57। ऐसे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको पूरा 30 लिखे रहिए, ऐसे अलग कर दी। देखिए फिर से 7 छंगे 42 है और 5 तियां 15 है, 15 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो कितना यहाँ पर आपका 57, 42 10 52 5 57 हो गया, 7 त्रिक 21 होता है, 21 लिख दिया। जीरो करिए, अब 57 30 60 के शून्य हासिल 6 हुआ, 21 6 27 होता है, 27 और लगा दीजिए, उसके बाद 2 जीरो और 1 जीरो ऑलरेडी लगा है, 27,000 यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। इस सवाल को सही से उतार लीजिए, समझ लीजिएगा। अगले सवाल पर देखिए, ऐसे सरलीकरण के सवाल सिंपली बॉडमास रूल होता है, जहां पर ब्रैकेट्स है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एवरीथिंग है, सब कुछ अप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसमें भी देखिए भाग है और घटाव है, तो आप इससे इसको पहले भाग दे दीजिए, 2 चौके 8 है, 4 से 4 घटा, 1 खत्म हो गया, 0 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है, ये 2 है, 2 से इसको भाग करिए, कितना होता है 24 होता है, और यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर देखिए अगर ये भाग करेगा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जीरो से कोई संख्या, जीरो को कोई संख्या भाग देती है तो उसका मान जीरो ही हो जाता है, अर्थात इस वैल्यू को हम लोग पूरा का पूरा जीरो ही लिखेंगे। और यहाँ पर केवल क्या बचेगा बताएं, 24, क्योंकि बीच में माइनस था। 24 से इसको घटा दे, 12 हो जाएगा, 12 24 36 होता है, और 41 से 12 घटा दे, 29 12 41 होगा। देखिए कहीं पर अगर इस सवाल में 29 लगा है और यहीं पर लगा है तो यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन 29 इसका करेक्ट हल है। सभी लोग बहुत क्लियरली देखिए और आराम से करना चाहिए, कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल डन होता है। चौथे पर आते हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस है, 8 घंटे में यात्रा पूरी करती है। उसकी स्पीड कितनी रहती है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 55 किलोमीटर, 1 घंटे में 55 किलोमीटर चलती है। ये किसी जर्नी को पूर्ण करने में उसे 8 घंटे का वक्त लगता है। कह रहा 20 घंटे में समान दूरी अगर तय करना है, मतलब एक टाइम उसने सेट किया कि 8 नहीं, अब मुझे, मेरे पास खूब समय है, मैं 20 घंटे में इस दूरी को तय करूंगा, तो बस की चाल क्या करनी होगी? क्योंकि जब उसने समय बढ़ा दिया तो निश्चित तौर पर चालों को कम करना होगा। ऐसे सवाल को हल करने का सिस्टम क्या है? जब कभी जैसे इसने कहा दूरी समान है, दूरी क्या है? समान है, और दूरी का फार्मूला चाल दूरी के हिसाब से क्या होता है बताइए? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और एक ही दूरी के लिए अगर हम चाल और समयों को कंपेयर करने जा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 T2। करेक्ट है। यहां से स्पीड कितनी है? 55, T1 कितना है बताएं? 8। अब यहां पर स्पीड हमको नहीं पता है S2, और कितना समय लगाना है? 20। करेक्ट है, कितना समय लगाना है? 20। अब आप इसको साल करिए, देखिए क्या होता है। 5 चौके 20 होगा, 5 11 बार 55 होगा, 4 से डिवाइड के 4 दूना 8 होता है, 11 दूना 22 होता है। 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगी बताइए? उसकी अब की स्पीड होगी, जो आपको ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है? बी पर दिया है। ऑप्शन नंबर बी 22 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कंफर्म करिएगा। चौथा सवाल आपका डन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। करेक्ट है, आगे बढ़िए। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है। वह समान लंबाई का एक दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल हमको बतानी है, क्या होगी? अब मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जैसे चक्कर था, चाहे चक्कर आप सर्कुलर कर लीजिए, चाहे आप स्ट्रेट कर लीजिए, बात एक ही चीज होती है, मतलब डिस्टेंस की बात होती है। जैसे डिस्टेंस की बात है, और डिस्टेंस कितनी है? 366 मीटर है। और इसको उसने तय कैसे किया है बताइए? तय उसने किया 61 सेकंड में। 61 सेकंड में, मान लीजिए हमने कहा जाते समय हुआ होगा, मतलब जाते समय, यही तो हुआ है ना। एक चक्कर उसने 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय किया है। वही समान दूरी है, दूरी को नहीं कोई चेंज है, मतलब वो 366 ही था, और उसी 366 को उसने अब 183 सेकंड में तय किया है। 183 सेकंड में तय किया है। अब इसमें हमको क्या करना है? औसत चाल बतानी है। औसत चाल का जो रूल होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम होता है ना। टोटल टाइम होता है, मतलब कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, यही नियम होता है। और उसमें एक बात आपको जान लेना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर 2 पार्ट में जर्नी को डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, एक बार उसी दूरी को इस समय में, एक बार उसी दूरी को इस समय में तय करती है। हमको दूरियां पता है, दोनों की चालें, दोनों का समय भी पता है, तो आराम से वैसे भी हम उत्तर कर सकते हैं। भाई हम दूरी का उपयोग करके करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 366,
प्लस फिर से 366 कर दें। और अगर हम इनके समयों की बात करें तो समय बताइए क्या है, पहले लगा था 61 सेकेंड, फिर लगा है 183 सेकेंड। भाई टोटल डिस्टेंस यही हो गया, कुल दूरी हो गई, करेक्ट है, कुल दूरी हो गई। और कुल समय की बात करें तो कुल समय भी आपको मेंशन करके दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए, जोड़िए ऊपर, देखिए कितना हो जाएगा। भाई ऊपर 6 6 12 और 6 6 कितना 12 और 6 6 12 1 13, 3 3 6 1 7, 732 हो गया। इधर जोड़ के देखिए 3 1 4 8 6 14 है और 1 1 2 है, 242 44 हो गया। अब 244 से इसको भाग कर दीजिए, मेरे ख्याल से चला जाएगा आपका कितना बार यहाँ पर, 2 3 6 3 3 चौके 12, 3 चला जाएगा, 3 चौके 12 3 चौके 12 3 दूना 6 7, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी क्या हो जाएगी बताएं, किलोमीटर प्रति घंटे नहीं होगी, मीटर पर सेकंड होगा। और मीटर पर सेकंड में पूछा भी था, मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड उसकी क्या थी, एवरेज स्पीड थी। मैं इसको ऐसे बताना चाहता था आपको कि कभी कभी देखिए यहाँ से हम स्पीड बना सकते थे, S1 आ जाता, और यहाँ से भी स्पीड बना सकते थे, S2 आ जाता। स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हम 366 को 61 से भाग करते तो 6 बार जाता, यहाँ पर स्पीड 6 आती। और यहाँ से अगर हम स्पीड निकालते तो यहाँ पर कितना जाता बताइए, 2 जाता, यहाँ पर स्पीड 2 आती। अगर हमारे पास सेम ही दूरी को तय करने वाले, जैसे कभी कोई छात्र अपने घर से स्कूल जाए और स्कूल से घर आए, या कोई पर्सन अपने कार्यालय जाए, कार्यालय से घर आए, जाने की चाल अलग थी, आने की चाल अलग थी, तो उसके आने जाने की चाल को निकालने का तरीका 2 गुणे हम 6 गुणे मतलब 2 इंटू ए बी। नियम क्या होता है, ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। सेम डिस्टेंस है ना, तो वहां पर 366 का उपयोग खत्म हो जाता। 2 गुणे 6 गुणे 2 बटे 6 प्लस कितना कर देते 2, अर्थात कितना होता 6 दूना 12 दूना 24 बटे 8 हो जाता, 8 त्रिक 24, 3 मीटर पर सेकंड। तब भी उसकी स्पीड बन जाती जो आपको पहले ऑप्शन में दिया है। तो ये ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। अगले सवाल पर चलता हूं। 5 संख्याओं का योग दिया है 655, पहली 2 संख्या का औसत दिया है 76 और तीसरी संख्या 110 दिया है। शेष 2 संख्याओं का औसत बताना है। बढ़िया है, देखो कैसे करना है, बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे बर्बल सवाल अगर बने तो अच्छी बात है, पेपर में फेस करने को मिल जाए। तो कांस्टेबल की तरह ही पूछा, ऐसी कोई बात नहीं। और आप लोगों ने पिछली जो एनालिसिस हमने करवाई थी आरपीएफ की ड्यूरिंग, वो बहुत ही आपको फायदा दी होगी, मैं जानता हूँ। संख्या है और इसका क्या है देखिए यहाँ पर, औसत भी लिख देता हूँ और योग भी लिख देता हूँ। औसत से बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। संख्या है, औसत है और योग है। हम सब जानते हैं कि औसत बराबर योग बटा संख्या, या हम योग बराबर औसत गुणे संख्या लिख सकते हैं। हमारे पास कुल 5 संख्याएं थी, उनका जो योग दिया था 655। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है। अगर इनका औसत 76 है तो इनका योग कितना होगा, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 1 15। ये 2 संख्याओं का योग हो गया। तीसरी संख्या मतलब यहाँ पर थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर मतलब तीसरे स्थान पर 3 संख्या मिलकर हो जाएंगी, 110 है, इसका मान 110 है। अब हमारे पास सुनिए, ये 2 संख्या और 1 मिलकर के कुल 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, 3 संख्याओं की। अभी 2 बचेंगी इसके बाद। इनका जोड़ अपने पास कितना है, जोड़ कर देखिए, 2 है, 5 1 6 है, 1 1 2 है, 262 है। अब जो हमारे पास रिमेन 2 नंबर बच रहे हैं, उनका जोड़ कितना आएगा, 655 से हम 262 घटा देते हैं। घटाइए, 5 से 2 कितना हो जाएगा 3, 15 से 6 कितना हो जाएगा 9, और 5 से 2 3 हो गया, 393 हो गया। अब 393 अगर योग है और 393 को हमने क्या कर दिया बताइए, 393 को ध्यान से देखिए, 393 को क्योंकि संख्या कितनी है 2 से भाग किया, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 196.5, 196.5 उन बची दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत। क्योंकि औसत ही पूछा था जो बची 2 संख्याएं थी। देखो जिसको बेसिक पता होगा उसको ये सब सवाल वर्बल उंगलियों पर हो जाएंगे, जिसे नहीं पता होगा उसे डाउट होता है। तो 6वें सवाल का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं कितना है, 6वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 196.5 है। इसको अच्छे से उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आइएगा, देखिए क्या कह रहा है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज कैसे अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो 72,000 की धनराशि प्रिंसिपल है, 9% की वार्षिक दर है, 18 महीने में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम पूर्णांकित हमको ज्ञात करना है। सवाल में डेटा थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्रिएट करेगा। प्रिंसिपल आपका 72,000 है, 72,000 है। ब्याज दर आपकी कितनी है, 9% है, 9% है। और यहाँ पर जो समय हम लोग को दे रखा है, समय है 18 माह, समय है 18 माह, करेक्ट है। अब आपको जैसे कह रहा है कि ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो अर्धवार्षिक मतलब छमाही, अर्थात साल में 2 छमाही होती है। जब भी कभी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो दर को आधा कर दिया जाता है, 9/2 कर दीजिए।
9/2 का मतलब 4.5, या इसी को ऐसे रहने दीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है, 9/2% हो जाएगा। करेक्ट है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो समय की बात करिए, समय का 2 गुना कर दिया जाता है। जैसे दर का आधा कर देते हैं, समय का दुगुना कर देते हैं। 18 महीने का मतलब कितना माह बताइए, 18/12 करिए, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18 होता है। मतलब एक प्रकार से 3/2 था, और 3/2 को आप क्या कर दीजिए, 3/2 को गुणे 2 कर दिए। इसका मतलब इसको 3 पीरियड माना जाता है, 3। तो 3 वर्ष के ब्याज का जो निकालने का प्रोसेस होता है वही लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल या यहाँ अमाउंट। एक रूल होता है, जैसे अगर हम इस पर फंसे तो हमारे लिए सबसे बेहतर हो कि हम चले जाएं कहाँ पर, रेशियो प्रोसेस होता है 3 साल के ब्याज निकालने का, 3-3-1 का अनुपात होता है। यहाँ से भी हम प्लान कर सकते हैं, जैसे 9/2 को पहले हम भिन्न में बना लें तो यह 9/200 हो जाएगा। 9/200 का मतलब इसको अप्लाई कर पाना 200 से 209, 200 से, मतलब वो उतना इजी नहीं है कैलकुलेशन। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है अगर आपको रेशियो पढ़ाया गया है तो रेशियो लगाना सबसे बेहतर यहाँ पर होने वाला है। कैसे, आप यहाँ पर 3 साल के ब्याज का अनुपात एक जानते हैं, 3 और 1 होता है। अब आप अपना प्रिंसिपल देखो जो कि 72,000 है। इस 72,000 का आप क्या कर दो, जो ब्याज दर है 9/200, भाई भिन्न में बनाया आपने, 9/200 मतलब यही तो होगा ना। जैसे अगर 9% 9/100 होगा, 18 हम लोग अगर आधा करते हैं तो 9/200 हो जाएगा, उसका भी हाफ। तो एक प्रकार से 9/हमने 200 कर दिया, ठीक है, 9/200 कर दिया, शून्य हो गया, इसको इससे डिवाइड किया, 2 3 6 होता है, 2 छंगे 12, यहाँ पर 360 गुणे 9 कर देते हैं, 9 शून्य शून्य, 9 छंगे 54, 9 त्रिक 27, 27 5 क्या होता है 32। इसका फिर आप 9/200 करिए, 9/200 करिए, देखिए कैसे होगा। 9/200 करने का मतलब आप इसको 2 से भाग कर दो, मैं आपको बता दूं उसका सिस्टम यही होता है। 2 से मतलब एक प्रकार से गुणा कर रहा हूँ, 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 2 दूना 4, 0 हो गया। करेक्ट, मैं आपको जो बता रहा हूँ 9 से गुणा करिए, 9 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 9 शून्य शून्य, 9 दूना 18, 9 छंगे 54, 54 एक 55 की 5 हासिल, 5 9 1 के 9, 9 5 14। और आप इसको क्योंकि यहाँ पर 100 बचेगा तो 100 से भाग करने का मतलब 154.80 कर दीजिए, 154.80 कर दीजिए। फिर से आप इसका करिए, जैसे हमने जो लिखा है यहाँ पर, जो मान अपने पास आया, हम लोग को क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करिए। पहले हमने क्या किया, 72,000 का 9/200 किया, हमारे पास 3,240 आया। मैंने उसका फिर 9/200 किया, या तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 200 से भाग करिए, या पहले से ही 2 से भाग करिए, 2 के 2 छंगे 12, 2 दूना 4, 1620 आया, और बाद में 9 से गुणा कर लीजिए, 9 शून्य शून्य, 9 दूना 18, 9 छंगे 54, 54 एक 55, 9 1 के 9, 5 14, और फिर 100 से भाग करने पर इतना कर दीजिए। फिर से हमारे पास 145 है, 0.80, इसका फिर 9/200 करिए। अब 9/200 करने का मतलब 2 से पहले भाग कर लीजिए, 2 सते 14, 2 दूना 4, ठीक है, 2 9 18, ये हो गया। 9 से गुणा करिए, 9 9 81, 9 9 81, 0.1 स्थान पर ध्यान दिए रहिएगा। 9 दूना 18, 18 8 26 की 6 हासिल 2, 9 सते 63, 2 65, एक स्थान पर था, 100 से और भाग करेगा तो यहाँ इतना चला जाएगा। इसका इससे गुणा करें, 3 शून्य शून्य, हमको दशमलव तक पूर्णांक में बताना है इसलिए हम समझ गए हैं। 3 चौके 12 है, 3 दूना 6, 6 1 7 है, 3 3 9,720 है, इसका इससे गुणा करें, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 है, 3 5 15, 2 17 की 7 हासिल 1 है, 3 चौके 12 1 13 की 3 हासिल 1 है, 3 1 के 3 1 4 है, इसका इससे गुणा करें, 6.561 है। अब आप देखो यहाँ 0.2 स्थान पर लगा भी है। अब आप इनको जोड़ने का प्रयास करिए, लगभग आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास 9,720 है, 9,720 है। अब यहाँ पर 437.40 है और 6.5 है, जोड़िए, अब बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 4 9 है, ठीक है, 5 4 9 है, 7 6 13 है, 13 की 3 हासिल 1 है, 3 2 5 1 6 है, 7 4 11 की 1 हासिल 1 है, 9 1 10,163, 10,163 के हिसाब से अगर जाएं तो 164 यहाँ पर सबसे नियरेस्ट है, 10,164। तो सी ऑप्शन पर मैं प्रेफर करूंगा, यही सवाल के लिए राइट सोल्यूशन। मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसा कैलकुलेशन, सोचो सवाल कुछ नहीं है बट कैलकुलेशन अपने आप में क्रिएटिव, और उसमें भी जिसको रेशियो नहीं पता फंसेगा। फार्मूला लगा दीजिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। नहीं तो जैसे कुछ लोग अगर रेशियो से उस टेबल से करते हैं तो 200 से 209 होता, फिर 200 से 209 होता, लीजिए करके दिखाइए, समझ में आएगा। 200 से 209 होता, अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ कंपेयर करते कौन पॉसिबिलिटी है बताइए, नहीं हो पाता ऐसे ना। चलिए जैसे मैंने बताया उस हिसाब से जाइएगा तो आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 के बाद 8वें पर देखिए आपके सामने इस तरह के सरलीकरण के टर्म दिखते हैं। 1/7 की पावर -4 है, 1/7 की पावर -4 है, 1/9 की पावर -4 है, 1/5 की पावर -4 है। देखिए
हम सबको पता है कि अगर कभी भी a की पावर -n है तो उसे हम 1/a की पावर n कर सकते हैं, अर्थात हम सबकी जो पावर -4 है जो हम देख रहे हैं उसको पहली चीज सबकी पावर को हम पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा, 7 की पावर 4 कर दें, 9 की पावर 4 कर दें और 5 की पावर 4 कर दें। अब इतनी पावर हमको तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है, समझिएगा। पावर कैसे? 7 की पावर 1 7 होता है, 2 49, 3 343। अगर चौथे पे नहीं पता है तो 343 इसका मान होता है 3 पर। अब 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 2 30 कैरी 3 7 तरीके 21 21 2 23 होता है, 21 3 24 होता है। ये 2400 आपका 1 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 2 30 कैरी 3 7 तरीके 21 21 3 24। 9 की पावर 4, 9 की पावर 3 पर 729 होता है। 729 को 9 से गुणा कर दे, 9 9 81 है, 9 दूना 18, 8 26 की 6 हासिल 2 है, 9 7 63, 63 2 आपका 65 है। 5 की पावर 4 पर मेरे ख्याल सबको पता होगा 625 होगा। 5 की पावर 1 पर 5 है, 2 पर 25 है, 3 पर 125 है, 4 पर 625 है। इन सब को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। 1 1 2 5 2 7 है, 7 के साथ किसकी एंडिंग है? केवल एक ऑप्शन की, फिर भी कर लीजिए। 6 2 8 8 बनेगा, ठीक है। 6 5 11 4 15, 5 हासिल 1 है और 6 6 2 8 1 9 होगा। तो 9 सी ऑप्शन 9587 राइट सोल्यूशन है। जनरल कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे तो बिल्कुल आएगा। अगले सवाल पर आइए। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर वह 2490 प्राप्त होता है, वह संख्या। तो 50% की वृद्धि का मतलब 50% 1/2, अर्थात वह संख्या p जो 2 है और 1 की हो रही वृद्धि, 1 की वृद्धि है तो नई संख्या न्यू वैल्यू क्या होगी? 2 में 1 जुड़कर 3 होगी। 3 का मान हमको दिया है 2490 और ओरिजिनल संख्या आपकी 2 थी। 2 बराबर क्या है? 3 8 24 है, 3 3 9 है, 0 है, 2 से गुणा करिए 0, 2 3 6 2 8 16, 1660 है वह संख्या। जिसमें आप 50% बढ़ा रहे हैं तो वह संख्या 2490 हो जा रही है। 1660 इसका राइट सोल्यूशन है। आप लोग 9वें सवाल का करेक्ट हल देखिएगा। 2 पाइप हैं ए और सी, क्रमशः एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। 2 पाइप हैं, नल हैं जो टंकी को भरने का काम करते हैं। ए करता है 10 घंटे में भरता है और सी भरता है 15 घंटे में। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है, पाइप ए को हमने एकदम टारगेट कर लिया कि खुला ही खुला रहना है, और सी केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, सी को केवल 30 मिनट तक खोला गया, तो टैंक भरने में लगने वाला समय बताओ क्या है? सबसे पहले आप बताओ कि ए कितने समय में भर देता है? 10 घंटे में, और सी कितने समय में? 15 घंटे में। अगर ये दोनों भरने का काम करते हैं किसी खाली टैंक को, इनके हिसाब से एक टैंक की क्षमता सोचनी चाहिए जो कि 10 और 15 से कटेगी और 30 होगी। 30 लीटर की क्षमता वाली टैंक थी। अब 30 लीटर की क्षमता वाली टैंक, इनकी भी तो क्षमता देखो, कितने कितने लीटर पानी ये लोग डाल सकते थे। ये डाल सकता है बताए कितना? हर घंटे 3 लीटर, जबकि दूसरा डाल सकता है हर घंटे कितना लीटर बताइए? 15 दूना 30, 2 लीटर। अब स्थिति ये है, सवाल समझिएगा, इसमें कहा है कि यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय हमको बताना है। देखो एक डाउट जैसे लोगों को बनता है, यहाँ पर दिखेगा कि सी को केवल 30 ही मिनट तक खोला गया, तो 30 मिनट में उसने कितना लीटर पानी डाला? कहीं ये हमारे मन में सवाल आता है, और बिल्कुल आना चाहिए। यह कभी कभी आपके मन में ये भी सवाल बन सकता है कि हर घंटे में आधे घंटे तक खोला गया 30 मिनट के लिए। प्रत्येक घंटे जैसे ए को तो खोला ही खोला गया और बी को आधे आधे घंटे के लिए खोला गया, मतलब एक प्रकार से 1 घंटे तक पानी यह डाला। मतलब एक तरह से ऐसे सोचना हमारे दिमाग में आ सकती है, दिमाग में चीजें, कि 3 लीटर पानी हर घंटे में डालेगा और 1 घंटे में 1 लीटर पानी, क्योंकि अगर यह 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है, क्षमता यही तो होती है ना, क्षमता जो 3 और 2 है क्या बता रही है? ये कह रही है कि यह 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा या 2 लीटर डालेगा। समझ रहे हैं? अब नियम के हिसाब से अगर यह 3 डाला 1 घंटे में और इसने केवल आधे ही घंटे काम किया तो 1 लीटर डाला, मिलकर 4 पड़ा। अब 4 से अगर इसको हम भाग करते तो 4 सते 28। भाई अगर हम 1 घंटे की बात करते तो 1 घंटे में 4 लीटर आता है इनकी मदद से दोनों की। 4 सते 28, उस हिसाब से तो 7.5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। अब ऐसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं, इसको केवल आधे घंटे के लिए खोला गया था, पूरे जर्नी में आधे घंटे के लिए खोला गया था। अगर आधे घंटे के लिए खोला गया था तो यह जो है अपनी क्षमता से केवल 1 लीटर पानी डाल पाया है, 1 लीटर, और 1 लीटर पानी इसमें से कम कर दीजिए तो बचा कितना? 29 लीटर। अब इस पूरे 29 लीटर को भरने का काम अकेले कौन करेगा? ए करेगा। तो हमने क्या किया, इसको 3 से भाग किया,
29 को 3 से भाग किया, 3 9 27 होता है, 3 9 27 होता है। और उसके बाद क्या है 27 2 बटा आपका कितना हो जाएगा 3, 9 सही 2 बटा 3, 9 सही 2 बटा 3 घंटा लगेगा। यहाँ पर ये जो है कहता है टैंक को भरने में लगा समय। और एक चीज आपको दिमाग में और रखना है, जैसे 9 सही 2 बटे 3 यहाँ पर इसको टोटल समय लग रहा है, जैसे 3 9 27 आप खुद ही देख रहे हैं बची टंकी कितनी है, तो आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ ही गया होगा कि 9 सही 2 बटे 3 घंटे लगेंगे उस टैंक को भरने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है। हो सकता है आपसे यहीं पर घंटे मिनट की बात कर ले, तो घंटे मिनट के लिए आपको वहां पर जो 9 घंटा तो कंफर्म हो रहा है, 2/3 को भी आप अगर मिनट में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो घंटे है पूरा तो है नहीं, तो 2/3 गुणे 60 कर सकते हैं, 40 मिनट आ जाएगा। तो ऐसे पूछे तो भी आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 10वें सवाल का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं आप सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में बातें आई होगी। सभी लोग नोट करते चलिएगा। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर अभय से कोई काम करवाइए तो 9 दिन लगता है, और भरत से अगर वही काम करवाई तो 11 दिन में लगता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, एक साथ मिलकर, और 3 दिनों बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। मिलकर तो काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद भरत कह रहा भाई हमारे बस का नहीं है। अभय शेष कार्य को अब कितने दिनों में पूर्ण करेगा? टाइम एंड वर्क का जनरल सवाल ही है। ठीक है, अभय किसी काम को 9 और भरत उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क की बात करिए, उसी तरह से एक संख्या ऐसे सोचिए जो 9 से कटे, 11 से कटे, 99 टोटल वर्क है। करेक्ट। क्षमताओं की बात करा जाए तो यह प्रति घंटे, घंटे की बात है दिन की, 11 कार्य करेगा एक दिन में, और यह एक दिन में 9 कार्य करेगा। दरअसल ऐसे होता है, इसको समय कम लगा, क्षमता ज्यादा है, इसको समय ज्यादा लगा, क्षमता कम है। ये सिस्टम समझिए। अब इसने कहा मिलकर तो काम प्रयास शुरू किया, दोनों ने मिल गए। अगर अभय और भरत मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 20। और इन लोगों ने मिलकर के 3 दिनों तक काम किया, मिलकर के 3 दिनों तक काम किया। इसका मतलब मिलकर कितना कार्य किया बताइए? 60 कार्य। अब 60 कार्य जब पूर्ण हुआ तो अब उसके बाद होता क्या? कहता है भरत कहता है मैं काम नहीं करूंगा, भरत चला जाता है। अब पहले तो भरत जाने से पहले चेक करिए काम कितना बचा। काम बचा है 39 कार्य बचा है। और करने वाला कौन है? अभय, जो एक दिन में कितना कर सकता है? 11। 3 दिन लग चुका है, ध्यान रखे रहिएगा। 39 कार्य को 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 3 33, 3 सही 6/11 दिन और लगेगा। किसको? काम करने वाला कौन है? अब अभय ही तो है, भरत तो जा चुका है। तो अभय को जो बचा काम 39 था उसको पूर्ण करने में 3 सही 6/11 दिन लगेगा। अब 3 दिन ऑलरेडी ये लोग काम कर चुके हैं, इसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 + 3 सही 6/11, 3 3 कितना होता है? 6। तो 6 सही 6/11 हो जाएगा अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए, जैसे इसने कहा था 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को पूछ रहा है, पूरे कार्य की भी बात नहीं कर रहा है। कह रहा अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेगा। अगर अभय के शेष कार्य मतलब पूरे काम की बात ही नहीं कर रहा है, अगर हम ऐसे देखें तो अभय का आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 39/11 दिन शेष कार्य को करने में लगा रहा है, जो कि 3 सही 6/11 दिन लगेगा। अब सवाल की टेक्निकलिटी समझिए, सवाल में कहीं पर 3 सही 6/11 दिया ही नहीं है, ना तो 39/11 दिया। आप खुद ही चेक कर लीजिए कहीं पर है नहीं, लेकिन नीचे 11 है। इस बात को आप देखिएगा, जैसे हमारे पास जो आंसर आ रहा है कि जो शेष कार्य बचा था उसको उस अभय ने 39/11 दिनों में पूर्ण किया था। यही था सवाल। उसको अगर भिन्न में आंसर देता तो वही आंसर हो जाता। 11 से ना ए कट रहा है ना ए कट रहा है। 11 से कौन कट रहा है? ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है। कैसे आएगा ये 33? 3 से गुणा करें, 3 से इसमें भी गुणा कर दें। 3 9 27, 3 3 9 2 11, 117/33 दिन आएगा। 117/33 देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में। इसी तरह से कंफ्यूज किया जाएगा। सोचिए हम में से अगर कुछ लोग इसको ऐसे ही लाइटली सोच लें और एक और चीज टप कर दे कि लास्ट में एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे दे, तो बहुत सारे लोग इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा है, जिसने पढ़ा है, जिसे नंबर पर कंट्रोल है, वो जरूर कर लेता है। 11वां सवाल आपका डन होता है। 12वें पर आ जाइए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 45 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो। एक नंबर ढूंढ रहा है जिसको हमको भाग देना है 36 से, 45 से और 54 से, और हर कंडीशन में शेषफल क्या चाहिए आपको? 3। इसका मतलब सबसे पहले आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो इससे और इससे कटे, मतलब इनका एलसीएम हो। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि एलसीएम तो शेषफल शून्य देगा। हमें शेषफल 3 चाहिए, तो सब में 3 जोड़ना, मतलब वो जो शेषफल एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ना होगा।
अर्थात जो नंबर होगा अपने आंसर के रूप में वो उनके एलसीएम में किसके किसके 36, 45 और 54 के एलसीएम में, मतलब इनसे कटने वाली संख्या में 3 जुड़कर होगा। तो अगर आपको सवाल देखिए दो तरह से कर सकते हैं, एलसीएम निकाल कर 3 जोड़ दें, क्षमता है तो करिए, एलसीएम भी आसानी से बन जाएगा। भाई 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 9 36, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। 54 को 45 को क्या लिख सकते हैं भाई, 15 3 45 होता है, तो 9 5 45, मतलब 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 1 होता है। 54 को 6 9 54 होता है, 6 9 में 18 3 54 कह सकते हैं। 27 दूना 54 कह सकते हैं, मतलब 3 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 27 दूना 54 हो गया। अब इस प्रकार से हमको अगर एलसीएम फाइंड करना है तो हम प्रत्येक का सबसे अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 की पावर 2 ले लीजिए, सबसे बड़ी पावर में है, 3 की पावर 3 ले लीजिए, सबसे बड़ी पावर में, और 5 की पावर 1 ले लीजिए। यह 4 हुआ, यह 27 हुआ, और यह 5 हुआ। 5 चौके 20 है, 20 गुणे 27 करिए, 27 दूना 54 होता है, 540 में 3 जोड़ दीजिए, 543 आएगा। अब 543 यहाँ पर हमने कहा अगर ऐसा ना करना चाहें भाई, अब तो आप एग्जाम तो दे नहीं रहे, तो समझना तो चाहिए आपको, तो आपको उस नंबर में 3 घटाना चाहिए था, सब में 3 घटाना चाहिए था, सब में 3 घटाना चाहिए था, सब में 3 घटाना चाहिए था। घटते ही यह 500 कितना हो जाता, 44 हो जाता, यह 500 कितना होता, 40 होता, यह 500 कितना होता, 26 होता, और यह 500 कितना होता, 34 होता। अब आपको काटना किससे है, 36 से, 45 से, 54 से। कोई संख्या अगर 36 से कटेगी तो 9 से कटेगी, 4 से कटेगी, 9 से कटेगी, 4 से कटेगी, 9 से वही संख्या कटती है जिसके सभी अंकों का जोड़ 9 होता है। 4 4 8 5 13 नहीं कटेगा, 6 2 8 5 13 नहीं कटेगा, 4 3 7 5 12 नहीं कटेगा, कोई 9 से नहीं कट रहा है, केवल एक कट रहा है। तो बिना किसी डाउट के ही उत्तर हम लगा के चले आते, डायरेक्ट कर सकते थे। इस तरह से आप सवालों को ध्यान दीजिए। अगले सवाल पर लेकर चलता हूँ। पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था, उस टीवी को खरीदते तो कितने में मिलती, 55,000 में। आगे बढ़ता हूं, और इस वर्ष यह मूल्य 42,500 हो गया। मूल्य में प्रतिशत कमी बता सकते हैं, 55,000 था, ये तो बढ़िया ही है टीवी, अभी कितने की हो गई, 42,500 की हो गई। दाम में कमी हुई, 2 जीरो इसको खत्म कर दिया, 5 से काटिए, 5 1 1 जीरो हो गया। 5 8 40 होता है, 5 5 25 होता है, और कट रहा है, 5 2 10, 5 2 10 22 हुआ, 5 17 बार 85 हुआ। 22 से 17 होना, 17 5 22, 17 5 22 होता, 5 कम हुआ, किसमें, 22 में। 5 गुणे 100 बटे 22 कर दीजिए, ठीक है। 2 11 बार होता है, 2 50 बार होता है, 250 बटे आप 11 कर दो, 11 दूना 22, 3 जीरो, 11 दूना 22, 8 8 हुआ, तो 22 दशमलव में ऑप्शन है, यस है, एक ही है, 7 3, यही राइट सोल्यूशन होगा। इतने प्रतिशत की कमी आएगी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंट्रोल रखिए दिमाग पर अपने और कैलकुलेशन पर। आगे बढ़ता हूं। एक घन का आयतन दिया है, देखिए 658,503 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा की लंबाई का दोगुना कितना होगा। इसकी भुजा की लंबाई, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कभी घन है तो घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, सबको पता है, और घन का जो आयतन होता है, ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब का मान आपको 658,503 दिया हुआ है। अब अगर आपको ए का मान निकालना है तो इसका घनमूल करना है, और घनमूल करना अगर आपने बेसिक क्लासेस मेरे से भी पढ़ी है या कहीं भी पढ़ी है तो आपको ये सब बताया जाता है घनमूल कैसे करते हैं। अब वहां पर यही ट्रिक्स काम आते हैं, कोई चले हम घनमूल निकाले गुणनखंड का तो फिर वही करके आएगा और कोई कर नहीं पाएगा। इसका तरीका मैंने आपको अगर बताया हो, आप मेरे से अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, 503 कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको कंफर्म होगा। पहले अंतिम के 3 अंक लेकर के हम बाकियों को ड्रॉप कर देते हैं। एक संख्या सोचते हैं जिसका घन 568, 658 हो या उससे कम। 8 का घन होता है 512, 9 का होता है 729, तो यहाँ 8 लिखिए, और 3 है तो 3 लिखिए, 83 हो गया। तो इसका घनमूल हो गया 83। अब इससे कहा है कि इसका डबल बताना है, 83 को उत्तर बताएं, गलत होगा। डबल बताइए कितना होगा, 2 से गुणा करें, 2 3 6, 2 8 16, 166 है। देखिए ये है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। तो 14वें का सही उत्तर आपका क्या है, सी ऑप्शन है, 166। आप राइट सोल्यूशन ले सकते हैं इस सवाल के लिए। आइए देखिए, हम लोग 15वें सवाल पर पहुंच चुके हैं। भिन्नों की तुलना का सवाल है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा भिन्न है। भिन्न जितने भी दिए गए हैं सबके सब अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो 24/35 है, 11/16 है, 31/45 है, 17/25 है। तो अगर बात करें तो यह भिन्न सारे के सारे प्रॉपर हैं, उचित भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। ऐसे भिन्नों में जिसके कभी भिन्नों के समूह अगर ऐसे दिए हों कि सबके हर बराबर हों, तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। और अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि सबके अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता है वह छोटा होता है।
अब ना तो अंश समान ना तो हर समान, तो हम अंतर चेक करते हैं। अंतर अगर देखिए तो इसका अंतर कितना है, अगर इसकी बात करिए 24 और 15 का अंतर 11 है। इसके अंतर की बात करिए 11 5 16 है। इसके अंतर की बात करिए तो 21 और 14 आपका कितना है बताएं, 45 है। और 17 8 25 है। इस प्रकार से सबके अंतर निकल गए। अब हमको एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम किसका किसका, 11 का, 5 का, 14 का, 8 का। वो भी टाइम टेकन है, इतना आसान नहीं है। अगर सोचा जाए तो यह भी इतना इजी नहीं होता है भाई। अगर आप सबका एलसीएम लें, फिर 11 से भाग करें, फिर गुणा करें, तो वो भी समय लेता है, ऐसी बात नहीं है। एक तरीका सबसे बेहतर होता है कि आप इसको डेसिमल में लिखने का प्रयास करिए। जब डेसिमल में लिखने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए कितना जाएगा। जैसे हम क्या कर दें, यहाँ पर डेसिमल लगा दें, मतलब हम सबके हर बराबर करेंगे। अंश बराबर करना आसान लग रहा है तो अंश से भी जा सकते हैं, लेकिन हर बराबर करके देखिए ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप अंश को अगर बराबर करेंगे तो हर में हम तुलना करने पर हर में जिसका बड़ा पाएंगे वही छोटा होगा। और अगर हम जैसे सब नीचे का मान अगर नीचे से भाग करने जा रहे हैं तो पॉइंट देखिए सब में लगा दे रहे हैं, पॉइंट सब में लगा दे रहे हैं, पॉइंट सब में लगा दे रहे हैं। करेक्ट है। अब सुनिए, जैसे पॉइंट लगाएंगे सबके साथ जीरो बढ़ जाएगा। जीरो बढ़ा, अब जीरो बढ़ा तो भाग दीजिए, तो पहली 6 बार जाएगा सब में, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर सब में देखिएगा तो 8 बार जाएगा, जो बचेगा 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। लेकिन इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो अगले प्रोसेस में हम चलते हैं तो यहां पर देखिएगा फिर से 5 बार जाएगा, और यहां पर कितना जाएगा, अगर 7 बार जाएगा, यहां पर 8 बार जाएगा, और यहीं पर डन हो जाएगा। तो नीचे की तरफ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे कम ये है 0.685 है। इसका मतलब यही भिन्न आपका क्या है, यही भिन्न सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में पहला ऑप्शन है 0.685। बाकी अगर देखिए जैसे, हाँ एक सेकंड, क्यों ऐसे छोटा है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर 8 के बाद 5 भी है, जबकि अगर इसकी बात करा जाए तो 8 के बाद 0 है। इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न डी ऑप्शन है, पहला नहीं होगा। समझ रहे हैं। और सबसे बड़े की बात करो तो 6 8 के बाद 8 है, यह सबसे बड़ा आपका माना जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके डी ऑप्शन को इसका सही उत्तर मानेंगे, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सबसे छोटे भिन्न के रूप में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए, अगले सवाल पर मैं चलता हूं। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसका परिमाप हमको दिया है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज देखिए एबीसी हमने लिखा, सभी भुजाएं बराबर हैं, ए है, ए है, ए है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, मतलब मैं 3a लिख सकता हूं। 3a बराबर 10.2 होगा। ए का मान कितना होगा, 3 से डिवाइड कर, 3 3 9 होता है, 3 चौके 12, 3.4 होगा। सभी भुजाएं आ गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु का होता है √3/4 a वर्ग। ठीक है, √3/4 a वर्ग। a वर्ग का मतलब कितना, 3.4 गुणे 3.4 है। करेक्ट है। अब आइए देखिए हम क्या करते हैं, दशमलव हटा दे, दशमलव हटा दे, नीचे 10 है, नीचे 10 है, ये 17 हो गया, ए 5 हो गया, ए भी 17 हो गया, और ए भी आपका 5 हो गया। अब आपके पास 17 का वर्ग होता है 289, कितना होता है 289, और √3 है अपने पास, और 5 पचे 25 चौके 100 है। 100 से भाग करिए तो 2.89 होगा √3, 2.89 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सवाल आपका हल होता है। ठीक है, आसान होता है, घबराना नहीं चाहिए सवाल को देख करके, इजीली आप हल करो। 17 पर आइए, 5 संख्याओं का योगफल दिया है। ठीक है, यहां पर यह सवाल, इसको देखिए, अभी हमने इस सवाल को इसी तरह का बताया था, क्योंकि यही सवाल अगर सेम टू सेम देखा जाए तो आपको तीसरे चौथे नंबर पर दिखा था। 5 संख्याओं का वहां भी योग था। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत दिया था, तीसरी संख्या दी थी, शेष संख्या जो बची थी उनका औसत। सेम एक ही सेट में एक ही तरह के केवल आंकड़े छोटे से बदलकर, उसमें सब नहीं बदला है, इधर बदला है, और 655 वहां भी था। 5 संख्याओं का योगफल अगर दे दिया है, 5 का योग है। ठीक है, कितना दे रखा है बताइए, 655 है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता ही है। पहली 2 संख्याओं का अगर योग औसत 78 है तो योग कितना होगा, पहली 2 संख्या का 2 का योग, 2 का योग, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156 हो गया। एक और संख्या हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक, उसका योग मतलब सीधा सीधा 104 दिया ही दिया है। 6 4 10 होता है, और 5 1 6 होता है, 1 1 2 होता है, 260 हो गया। जो बची शेष 2 संख्याएं हैं, जो 2 संख्या शेष बची हैं, उनका योग अगर करना है तो आप इसमें से 655 से 260 को घटा दें, तो 5 5 ही होगा, 15 से 6 9 होगा, और 5 से 2 3, 395 है। इनका औसत करना है, 2 से भाग करिए, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 7 14, 197.5 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी 17वें सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। करेक्ट है, इसको नोट करिएगा। 18वें पर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, इसको देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 या 9 से विभाज्य है, अंकों का जोड़ 3 से कटे या 9 से कटे,
या दोनों से कटे तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य होगी। अब इसको समझिए, जो 3 से कटे या 9 से कटे, इसका मतलब 3 या मतलब 9 से भी कट रही ना। कोई संख्या अगर 9 से कट गई तो उसका 3 से कटना मस्ट है, इसका मतलब यह सही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है और इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। वह बिल्कुल होगी, क्यों होगी आप समझिए। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, 3 से कट रही है और वह सम संख्या भी है तो वह 6 से पक्का कटेगी। और किसी संख्या का अगर इकाई पर सम अंक है, सम मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो उस संख्या का सम होना जरूरी है और 3 से ऑलरेडी वह विभाज्य हो रही है तो 6 से वह भी कट जाएगी, तो यह भी सही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 से विभाज्य हो तो बस ये गलत बात है। अंकों का योगफल 11 से विभाज्य होने पर संख्या 11 से नहीं कटती है, बल्कि उनके अल्टरनेट डिजिट का जो योग होता है उनका डिफरेंस करने पर अगर 11 से कटता है तो संख्या 11 से कटती है। अब इसका मतलब ये आपका सी ऑप्शन ही गलत है और गलत ही ढूंढना था, तो सी ही ऑप्शन सही है। इसको भी देख लीजिए, किसी संख्या की इकाई का स्थान 5 या 0 है तो 5 से पक्का 5 की डिविजिबिलिटी में आता है। यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान 0 है या 5 है तो उसे 5 से डिविजिबल या होना मस्ट है और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 18वें का सही उत्तर होता है। अब आगे देखता हूं मैं, या 19 नंबर देखिए क्या लिखा है। यदि 8% और 9% की दो क्रमिक दर से छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत, भिन्न से बनाने की जरूरत नहीं, सीधा लिखिए 8 + 9 जो रूल होता है -8 × 9 / 100, करेक्ट है। 8 9 कितना होता है 17, माइनस आपका ये 8 9 72 होता है, 72/100 करेंगे 0.72 घटेगा 16.28 आएगा। 16.28% की यहाँ पर डिस्काउंट बनकर आएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 16.28% की छूट बन जाएगी। 19 होता है और 20वें सवाल पर हम पहुंचते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये भी आपका उसी तरह से, लेकिन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको क्या लिखेंगे, जब भी देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे लिखा जाए 0.0। अब फिलहाल डायरेक्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं। ये लिखा है, इसका भिन्न रूप क्या होगा पता है, 7 होगा। 7। अब सुनिए, दरअसल नियम होता है कि अगर कभी कोई पद रिकरिंग के साथ है तो पहले तो पूरा नंबर लिखिए, उसके बाद उसको घटा दी जो बिना बार के है, नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितने पर नहीं उतनी बार 0। 7/90 हो गया। इसे सीधा हम 7/9 लिखें। इसे हम 7, अभी दोनों के ऊपर बार है तो 7 बटा, हम जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार हम 9 लिखें और यहां पर हम 7/9 लिखें। अच्छा, इसमें तो केवल 0.7 है और 0.7 का मतलब 7/10 है और यह 7/9 है। अब आप चेक कर लीजिए इसमें कौन सी सबसे बड़ी है। पिछले की तरह ही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सबके हर बराबर हैं, बोलिए है, सॉरी अंश अगर किसी भिन्न समूह के अंश बराबर हैं और अभिन्न सब प्रापर हैं तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा किसका हर है, इसका है। सबसे बड़ा कौन होगा, 7/9 होगा। तो 7/9 यहां पर सबसे बड़ा है। अगर हम लोग देखें तो 7/9 रिलेट कर रहा है डी ऑप्शन से। इस तरह के सवाल को इसको अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और बढ़िया सवाल देखिए, इसी तरह से पैटर्न बनता है और ऐसे ही आगे हम लोग को देखना पड़ता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं और 21वें सवाल पर चलते हैं। देखिए 21वां सवाल क्या है। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है, उनका योगफल 45 है, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल देखिए आपको दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है। हम संख्याओं का अनुपात बना सकते हैं, ऐसे में उनका एलसीएम भी दे रखा है अपने आप को, ये उनका योगफल दे रखा है और एलसीएम हमसे पूछ रहा है। आइए सबसे पहले सवाल के नेचर को समझते हैं। संख्याओं का अंतर a - b कर दे और योगफल को a + b कर दे। जनरल भी मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल दिमाग में इसको सेट करिएगा, मैं भी कंफर्म करता हूं। यहां पर अंतर योगफल का 1/5 है। अंतर और योगफल का जो रेशियो होगा ना 1/5 है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b है बराबर, आप 1/5 कर सकते हैं। एक रेशियो बन गया। अगर हम और संख्याओं की अगर हम बात करें, देखिए कैसे लिख सकते हैं बताइए, 5a - 5b बराबर a + b कर देते हैं। इसको इधर कर दे तो 4a हो जाएगा बराबर 6b हो जाएगा। तो a/b जो आपका रेशियो बनेगा 6/4 होगा। 2 × 6 2 2 4, अर्थात संख्याओं का अनुपात 3:2 है। संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में हैं। संख्याओं का जोड़ 45 है। अनुपाती पदों को जोड़े तो 5 है, 5 बराबर 45 है, 1 बराबर 9 होगा। संख्याएं 9 × 27 और 9 × 2 = 18 है। 27 और 18 का एलसीएम बताना है। 27 18 का एलसीएम देखिए, 27 3 की पावर 3 होता है, 18 3 की पावर 2 × 2 की पावर 1 होता है।
एलसीएम के लिए सबसे अधिकतम घात लेना पड़ता है तो 3 की पावर 3 होगा, गुणे 2 होगा, जो 27 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 27 दूना 54, 18 तिया 54। डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका बनकर आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते थे, सोच सकते थे। 9 पचे 45, 9 छंगे 54, आप सोच करके प्लान कर सकते थे। फिलहाल हमने आंसर कर दिया, आशा करता हूं इस सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं 22वें नंबर पर। 22वां सवाल ध्यान से देखिए क्या है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमसे पूछ रहा है। सवाल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, खास मतलब टेक्निकलिटी भी नहीं है। एक दो चीजें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसको ध्यान दीजिए, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, ये इसकी अपनी लेंथ है 120 मीटर, हमको इसकी स्पीड नहीं पता है, ये ऐसे जा रही है। एक व्यक्ति है जो कि 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर की दिशा में आ रहा है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को जो चलता हुआ है, रेलगाड़ी भी चल रही, व्यक्ति भी चल रही, विपरीत दिशा में चलकर पार करे तो पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे उनकी चालों का योग, S1 प्लस S2 कर देते हैं। करेक्ट है, रेलगाड़ी की लंबाई बटा उनकी चालों का योग कर देते हैं S1 प्लस S2। अब सुनिए मेरी बात को, पार करने में समय कितना लगा है, मतलब कुछ बातें दिमाग में रखिए। दरअसल जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और पूछ भी रहा है, लेकिन समय और लेंथ आपको मीटर और सेकेंड में दिए हैं। तो हमको जरूरत किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम एक काम करें, जो बाकी चीजें हैं उसको किलोमीटर और घंटे में कन्वर्ट कर ले। जैसे समय है 12 सेकेंड, एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है, अगर मैं उसको 3600 से भाग कर दूं तो घंटा तो बन ही जाएगा। और लेंथ की बात करो तो लेंथ कितना है, रेलगाड़ी की 120 मीटर है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर मैं 120 को 1000 से भाग कर दूं तो कितना हो जाएगा बताइए, यह आपका किलोमीटर हो जाएगा। भाई 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करें, बटा आपको चालों का योग रखना होगा, जिसमें रेलगाड़ी की नहीं पता है, बस व्यक्ति की पता है 8.5। यही हल कर डालिए, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखिए कैसे करते, सुनिएगा। सबसे पहले देखिए जो इधर उधर कटपिट रहा है, जैसे 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो गए। 12 दहम में 120 हो गया, सही है ना, 12 दहम में 120 है। मतलब स्थिति देखिए ऐसे आपके सामने है कि 1/36 है बराबर 10/S प्लस 8.5 है, सही है। इसको उधर कर देते हैं, S प्लस 8.5 है, डिवाइड बराबर कितना 360 है, 300 कितना है 60 है। और S का मान अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको हम इससे घटा देते हैं, यहां पर इससे इसको अगर हम घटा देते हैं। अब एक चीज और दिमाग में रखिए, देखिए हम एक मिस करके आ रहे हैं, इससे खत्म ही हो चुका है, इससे खत्म हो चुका है तो इसका कोई रोल नहीं यहाँ पर, यह 1 है, यह 1 है तो भाई यह आपका कितना होगा 36 होगा केवल, ठीक है 36 होगा मल्टीप्लाई। तो यस बराबर 36 से आपको 8.5 घटाना है, 36 से 8.5 घटाइए तो 28 8 36 मतलब 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। तो सही सवाल है, सही इसका हल है। 22वां डन करिए। 23वें पर आइएगा। 2 मित्र हैं अमित और गोपाल, जिनकी मासिक आय क्रमशः 5 और 7 के अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक 72,000 रुपए प्रतिमाह बचाता है। इनकी मासिक व्यय का अनुपात 2/3, 2:3। इस पैटर्न को मैंने बहुत बताया था। तो अमित का मासिक आय मासिक वेतन कितना होगा। इनकी जो मासिक आय है 5 और 7 के अनुपात में है, ये आय का अनुपात है, ठीक है। आय में से खर्च निकाले बचत होगा, बचत निकाले खर्च होगा। दोनों प्रतिमाह 72,000 रुपए बचाते हैं, ये भी 72,000 बचाता है, ठीक है, और ये भी 72,000 बचाता है। अगर 72,000 दोनों बचाते हैं तो इनकी व्यय, जो व्यय खर्च का अनुपात है 2:3 हो जाता है। अब सवाल में हमसे अमित की मासिक आय पूछ रहा है। इसमें एक बात बहुत बढ़िया है कि दोनों का जो व्यय मतलब जो बचत है सेम है, बचत सेम है कि नहीं। ये भी 72,000 बचा रहा है, ये भी 72,000 बचा रहा है। अलग अलग भी हो सकती है, अभी तो फिलहाल सेम है। अगर ऐसा है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। क्या सेम है? नहीं है। 5 से 2 है, 7 से 3 है, नहीं सेम है। तो सेम कैसे बनाएंगे, बिना सेम बनाए हम तुलना नहीं कर पाएंगे। इसका डिफरेंस करिए 1 है, इनमें 1 से गुणा कर दें। इसका डिफरेंस 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करेंगे 4 होगा और ये 6 होगा। तो 5 से 4 होना, 1 कम होना, 7 से 6 होना, 1 का डिफरेंस आ गया। 1 बराबर 72,000 कर देते हैं, ठीक है। और हमसे किसका वेतन पूछा? अमित। अमित का अनुपातिक वैल्यू 5 था,
तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, 3,60,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 3,60,000 उसका मासिक वेतन है जो ठीक ठाक कमाई है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, फिर उसे 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। तो जो पिघलाया गया, बहुत कराया हूं सवाल भाई, जो पिघलाया गया वो गोला था, ये गोला था, और इसकी त्रिज्या कितनी थी, यहां पर ये 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास था भाई, व्यास अगर था तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या 3 ही होगी। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कई बार आपको पढ़ाया होगा कि कभी भी किसी धातु की वस्तु को पिघलाकर गलाकर अगर हम कोई नई शेप में ढालते हैं तो आयतन दोनों का बराबर रहता है। हमने एक बेलन बना लिया, एक बेलन बना लिया, ध्यान सुनिएगा, और उस बेलन की बात अगर करें तो उसकी रेडियस यहाँ पर 0.3 है, लेकिन इसकी हाइट हमको नहीं पता है। ठीक है, इसकी हाइट नहीं पता है, लेंथ जो तार की लंबाई है यही हमको बतानी है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। लिखिए 4/3 पाई आर, आर की जगह 3 का वर्ग, पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, बराबर यहाँ कितना होगा बताएं, पाई आर की जगह 0.3 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब इसकी लंबाई जो एच है, डी है आप जो भी आप समझिए, यल कर दीजिए, आपकी मर्जी है। करेक्ट है। देखिए सबसे पहले पाई पाई को ही गायब करेगा, यहाँ पर 1 3 खत्म कर देगा, 3 की पावर 2 होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। इधर आपके पास कितना होगा, 3/10 गुड़े 3/10, गुड़े कितना कर देते हैं, यच कर देते, 3 3 9 चौके 36 है, 4 गुड़े 100 कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर है। और आपको ऑप्शन में कहीं सेंटीमीटर नहीं लिखा, लिखा भी तो आंसर अपना नहीं है। आपको सब पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगर इसको हम 100 से भाग कर दें तो यह वैल्यू आपकी 4 मीटर होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको कहां पर दिया है, बी में दिया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। सभी लोग ध्यान दे दीजिएगा, 4 आएगा। 165 की राशि 3 व्यक्ति 5-7-3 के अनुपात में वितरित करते हैं 3 व्यक्तियों के बीच में। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बता दें। 5, 7 और 3 का रेशियो है, ठीक है, और कुल मिला के कितना है, 165 है। ठीक, 5 7 12 3 कितना कर दें, 15 कर दें। 15 बराबर 100 क्या है, 65 है। 1 बराबर क्या होगा, 11। करेक्ट है। सबसे ज्यादा किसको मिला है, 7 वाले को। सबसे कम किसको मिला है, 3 वाले को। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 बराबर क्या कर दें, 44। ये अंतर है दोनों के बीच का, 44 है सी ऑप्शन। अगले सवाल पर आइए। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन है, ठीक है, ये इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, इसकी लेंथ है 250 मीटर। एक व्यक्ति जो जा रहा था समान दिशा में, ठीक है, और उसकी गति थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। भी इसी तरह का सवाल पढ़ के आए हैं। उस व्यक्ति को पार करी है ट्रेन 36 सेकंड में। कितने में, 36 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। यही ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक और रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ है 415 मीटर, ठीक है। इसकी जो गति है वो कितनी है बताएं, इसकी गति है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको पार करी है बताएं कितने सेकंड में। इसको पूरी तरह से पार करने में कुल कितना समय लेगी। देखिए यहां से हमें एक चीज तो पता है, हमें ट्रेन की लेंथ पता थी, हमें कितने सेकंड में उस व्यक्ति को पार किया ये पता है। हमें इस ट्रेन की अगर स्पीड पता चल जाए तो यहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब रेलगाड़ी समान दिशा में चलते किसी व्यक्ति को पार करेगी तो पार करने में जो लगा समय होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटा दोनों की चालों का अंतर। अभी जैसे पीछे पढ़कर आए हैं, विपरीत दिशा में पार करने का मतलब चालों का जोड़ होता है। पार करने में कितना समय लगा रही, 36 लगा रही है। लेंथ कितनी है, 250 है। चालों की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल हमको अगर मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको निकालना है तो किलोमीटर प्रति घंटे में भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्ति रेलगाड़ी की चाल कितनी है नहीं पता है, व्यक्ति की चाल 7 है तो 7 घटेगा ही ना ऐसे। लेकिन याद रखिएगा ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा बना है, इसको मीटर पर सेकंड करना है तो गुणे 5 कर दीजिए और बटे 18 होगा तो 18 ऊपर ही चला जाएगा। ऐसे में रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में ही आएगी। बाद में उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, यहाँ की जरूरत के हिसाब से, जैसी हमारी नीड है। अब देखिए यहाँ पर यस है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 50, और 18 दूना होता है 36, तो 2 इंटू यस माइनस 7 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 50।
इससे इसको डिवाइड कर दे 25। अतः आप देखिए ट्रेन की चाल कितनी बनकर आ रही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस ट्रेन की चाल हमारे पास 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन को पार करेगी। जब कोई ट्रेनें विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को पार करती हैं तो उनको पार करने में एक दूसरे को लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ 4 2 6 600 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 और 15 को जोड़िए तो 65 हो जाएगा, बटे मतलब लंबाइयों का जोड़ बटा चालों का योग। लेकिन चालें ध्यान दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटे में है और हमको चाहिए मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड के हिसाब से सोल्यूशन। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सबसे पहला काम 32 यहीं पे करता हूँ, 32 और इसकी चाल कितनी है 82, इसको जोड़ता हूँ। 2 2 4 है, 8 3 11, 1 12 है। ठीक है, 2 2 4 114 है, 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमको क्या करना चाहिए, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा। 114 को गुणे 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब इसी से हमको सेकंड कंफर्म हो जाएगा कि कितना सेकंड यहाँ लगने वाला है। देखिए हम लोग यहाँ पर पा चुके हैं 665 गुणे 18 बटे 114 गुणे कितना है अपने पास 5 है। आइए इसको सॉल्व करते, देखिए कितने से जा रहा है, 4 2 6 6 से कट रहा है, 6 से काटिए, 6 के 6 होता है, 3 6 5 6 9 में 54 होता है। ठीक है, और इसके बाद इसको काटते हैं, 6 3 18 होता है, 19 से इसको डिवाइड करते देखिए कितना होता है, 19 दूना 38, 19 3 57, 57 और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 6 9, 19 बचे 95 कर दीजिए, 5 7 35 कर दी, 7 3 21, 21 सेकंड यहाँ पर टोटल इस सवाल का राइट सोल्यूशन बनकर आएगा जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो रेलगाड़ी का सवाल तो आना तय है। अगर आप लोगों की परीक्षा रेलगाड़ी आरपीएफ से ही कनेक्टेड है तो रेलगाड़ी तो आनी ही आनी है। 21 सेकंड इस सवाल का करेक्ट हल होगा। अगले सवाल पर आइए। पिंकी ने ₹14 प्रत्येक की दर से 25 किताबें, मतलब 14 रुपए में एक किताब और कुल किताबें 25, ₹7 की दर से 40 पेन, एक पेन 7 की थी 40 पेन, और 6 रुपए की दर से 15 पेंसिल खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत की गणना करें। औसत बराबर कुल मानों का योग बटा संख्या। पेन पहले सबसे बात करते हैं किताबों की, तो 14 गुणे कितना होगा 25, यहां पर इतना पैसा लगाया। 7 रुपए की दर से 40 पेन, 7 गुणे 40 कर देते हैं, प्लस 6 रुपए की दर से 15, 15 छक्के 90 कर देते हैं, बटे संख्या की बात अगर हम लोग करते हैं तो संख्या में 25 किताब प्लस 40 पेन प्लस 15 पेंसिल, यहां पर साल करिए कितना होता है, 14 पंचे 70, 14 दूना 28, 28 7 कितना होता है 35, प्लस 7 चौके 28 280 होता है और 15 छक्के 90 होता है, डिवाइड बाई 25 15 40 40 कितना होता है 80 होता है। टोटल हम लोग जोड़ देते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन कितना आएगा, जोड़िए कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है, 9 8 17, 17 5 22 होता है, कैरी 2, 2 2 4 4 3 7 है, बटे कितना है बताएं 80 है, 8 9 कितना है 72 है, 9 इसका औसत होगा। प्रत्येक सामान की जो औसत कीमत है 9 रुपए है। 27 नंबर आपका डन है, करेक्ट है। आसान सवाल था, कोई बात नहीं। 28 मान ज्ञात करें, भी सरलीकरण का सवाल है, सिंपल सवाल। देखिए आपको कैसे हल करना है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस लगाते चलिए, 3 8 24 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64, ठीक है, माइनस 2 है आपके पास और यहाँ पर 6 है, करेक्ट है। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर हम इसको कैसे हल करते हैं इसको प्लीज समझिएगा। 216 और 64 जोड़िए तो कितना होगा 60 10 70 4, यहाँ पर देखिए 60 216 में 60 जोड़िए, 60 जोड़िए तो आपका 60 10 70 70 10 80, अर्थात 280 6 86 है, 286 है, माइनस आपका 23 है, ठीक है, 6 से 3 3 है, 8 से 2 आपका कितना है 6 है, 263 है। 263 यहाँ पर इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। एक बार चेक कर ले, मेरे में तो दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से हम लोग कर ले, इसलिए हो सकता है कहीं मिस हो चुका हो ना, ऐसे गलत हो जाती है चीजें, क्योंकि ऑप्शन में नहीं तो कहीं तो गलती है। 6 का क्यूब 216 है, सही है, 5 का वर्ग 25 है, 8 8 है 64 है, माइनस 2 है प्लस 6 है। ऐसे देख लीजिए, 6 से 2 निकला 4 है, प्लस 4 है आपके पास, 16 4 20 है, 220 हो गया, 220 है और 220 64 कर देते हैं, 284 हो गया। 284 से अगर हम 25 घटा देते हैं तो 14 से 5 9 है, कहीं मिस हो रहा था, मैं अब तो कह रहा हूं ना मिस हो रहा था। देखिए 14 से 5 9 है, इसके बाद क्या है बताइए, 7 से 2 आपका 5 है, 259 देखिए डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। प्लस माइनस में और एडजस्ट करने में डेटा में गलती हो जाती है, जिसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है सवालों को हल करते समय।
रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। जितना उसकी प्राइस थी 18% कम भुगतान किया। उसने इसी भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा। रवि को मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ये सवाल है। जैसे उसने कहा है कि जो कैमरा की प्राइस थी उससे 18% कम भुगतान किया। जैसे अगर 100 की प्राइस थी तो 18 कम भुगतान किया, उस पर 30% का लाभ लिया। इस सतत प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट है, सतत पर आधारित सवाल है। आप जैसे पहले उसने 18 कम किया फिर 30 बढ़ाया तो एकदम सतत लगा दे, कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर सोचेंगे तो 100 है, 100 को 18 कम कर दीजिए, 82 हो जाएगा। 82 में खुद खरीदा और 82 से ग्राहक से 30% का लाभ लिया। 30% का मतलब देखिए 3%, अगर हम इसका 30% करते हैं तो 3/10 आता है। 3/10 का मान अगर सोचिए, यहाँ पर हम 30% बढ़ाने जा रहे हैं बेसिकली, होगा कितना आप सोचिए। 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 246/10 कर दीजिए। 24.6 है, 24.6 जोड़िए तो कितना आएगा, 0.6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 2 10, 104, 8 2 10, 106.6। इस हिसाब से 100 से अगर देखा जाए तो 6.6% का फायदा है। सतत पर भी जा सकते थे, कैसे, 30 बढ़ाया था और 18 घटाया था, माइनस क्या हो जाएगा, 30 गुणे 18/100 कर देते। ठीक है, यही बात आती तब भी। 30 से 18 12 हो जाता, -1 ऐसे ही खत्म था। 18 3 54, 5.4 हो जाता, घटाते तो भी आपका 6.6 ही आता। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 23-28 है। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 23 और कितना दिया है, 28 दिया है। कुल संख्या कितना दे रखा है, कुल संख्या 4182 है। अनुपाती पदों को जोड़ दे। 8 3 11, 2 2 4 1 5 बराबर 4182 है। एक का मान 17 से भाग करिए, 17 3 51, 17 दूना 34, 34 7 और 8, 17 चौके 68, 68 में अगर हम लोग 10 जोड़ते हैं तो मतलब एक प्रकार 17 चौके 68, 17 छक्के 102, 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 दूना 6, 1 बराबर आपका 82 होगा। किसका मान हमसे पूछा, लड़कों की संख्या, जिसका मान अनुपातिक 23 है। तो 23 का मान करना है तो 23 गुणे आप क्या कर दो, 82 कर दो। 23 गुणे 82 कर दे। 23 दूना कितना होता है, 46 की 6 हासिल 4। 23 से हम लोग देखिए अंतिम में 6 किसके साथ है, पहले ही ऑप्शन के साथ है, 1886 हो जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन को कंफर्म कर सकते हैं, और नहीं होता है तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय, कितना मिनट लगेगा, घंटे में पूछ रहा है। पहला पाइप ए है जो भरता है, 6 घंटे में भरने का काम करता है। दूसरा जो खाली करता है, जो 30 मिनट में खाली करने का काम करता है। इस हिसाब से टंकी की क्षमता मानी जाती है जो कि 30 ही होगी, क्योंकि दोनों से कटेगी। इससे हम लोग यहाँ पर उनकी भरने और खाली करने की क्षमताओं की बात करेंगे। 6 पंचे 30, 5 लीटर पानी यह डालता है हर घंटे, और 30 एक्के 30, 1 लीटर पानी यह निकालता है हर घंटे। 5 पड़ता है 1 निकलता है। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ठहरने की, दोनों को मिलाते हैं और ठहरने की, 5 पड़ा 1 निकला, तो दोनों के मिलने से केवल 4 लीटर पानी हर घंटे ठहरेगा। अब 4 लीटर ही पानी हर घंटे ठहरेगा। टंकी पूरी नहीं भरनी है, टंकी का केवल 2/3 हिस्सा भरना है। 3 धाम में 30, 20 लीटर ही भरनी है। 20 लीटर को अगर 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 ही क्षमता बची है, तो 5 टोटल घंटे लगने वाले हैं इस टंकी को भरने में, जो 2/3 हिस्सा है, पूरी नहीं है। तो राइट सोल्यूशन 31वें का आप देख पा रहे हैं 5 घंटे बनकर आ रहा है, करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर आ जाइए। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचा। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% की हानि पर बेचा। इस लेन देन में हुआ क्या, जैसे सुनिए, एक सामान प्रेम ने खरीदा 100 में, रिया को बेच दिया उसको 120 में। रिया ने कहा कि चलो तुम 20% की हानि पर ही ले लो भाई, हमको मुक्त करो इससे। तो 20% अगर हम इस पर बात करें, इस पर, तो 20% होगा इसका कितना है, 24, मतलब 24 रुपए कम कर दो। 24 रुपए उसने कम करके बेचा है, तो कितने में बेचा बताइए, 20 कम करती तो 100 होता, 96 में बेचा। इसने 96 में प्राप्त किया। अब हुआ क्या रिया को 24% का लाभ हुआ? कैसे होगा भाई, उसने तो उस वस्तु को हानि पर बेचा है, तो गलत कर दो पहले इसको। प्रेम को 12% का लाभ हुआ। अब प्रेम को क्या हुआ, प्रेम तो लाभ पर बेच चुका था और फिर से उसने उस वस्तु को 96 में खरीद भी लिया। मतलब कितने में बेचा था, सोचो, उसने बेचा था एक प्रकार से 20% के लाभ पर,
20% के लाभ का मतलब उसने 100 के सामान को 120 में बेचा था, फिर उसने उसको 96 में खरीद भी लिया। प्रेम को 25% का लाभ हुआ। अब देखो, प्रेम को 12% का लाभ तो कैसे होगा बताओ, अगर उसने पहले से उसको 20% के लाभ पर बेचा था। रिया को 12% की हानि हुई, जैसे रिया ने तो 20% की हानि पर बेचा है, तो इसको कैसे कह सकते हैं। अब यहां पर लाभ तो पक्का प्रेम को हुआ है, और प्रेम का लाभ कितना हो जाएगा यही हमको निर्धारित करना है। क्योंकि आप सुनो मेरी बात को, प्रेम ने सबसे पहले 20% का लाभ मतलब 20 रुपए कमाया था। 20 रुपए कमाने के बाद मतलब 20 रुपए उसे बेनिफिट हुआ था, फिर से उसने इन्वेस्ट किया 96 रुपए, फिर से उसने इन्वेस्ट किया मतलब 100 में सामान खरीदा था, 120 कहीं से पा गया था, फिर से उसने उसमें 96 खर्च कर दिया। 96 जब खर्च कर दिया तो उसके पास अगर सही लाभ की बात किया जाए कितना पैसा बचा, देखिए सामान भी आ गया, 10 से 6 4 होता है और 11 से 9 2 होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 24 बनकर आया, तो यहाँ पर रियली में लाभ कितने का हुआ है, उसे 24 का हुआ है। लेकिन अब उसका निवेश कितना माना जाएगा, 96 माना जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 24 गुणे 100 बटे, बताइए कितना, 24 गुणे 100 बटे 96। 24 100 के 96 होता है, 4 से इसको डिवाइड कर दे, 25% का उसे लाभ हो रहा है। 25% का लाभ, सी ऑप्शन इस राइट सोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। बढ़िया शानदार सवाल था, कंफ्यूज तो लोगों को किया होगा पक्का, इस सवाल में कंफ्यूजन आई होगी। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। 4800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 5443 रुपए हो जाएगी। यहां पर जो ब्याज दर है, ब्याज का जो मोड है चक्रवृद्धि है। जैसे हमने पैसा लगाया, ये अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, हमने लगाया कितना, 4800 और हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 5043। और यह समय जो कितना था बताएं, 2 वर्ष। जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज का मोड हो, ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है, जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज का मोड हो तो आपको यहां पर इन दोनों टर्म का हमें वर्गमूल सोचना चाहिए। लेकिन वर्गमूल सोचने से भी पहले हमें इनको सरल करना पड़ेगा, जहां तक ये पॉसिबल हो पाए। जहां तक पॉसिबल हो पाए वहां तक हम इसको सरल करें। सरल करने के बाद ही जाकर के यहां पर यह सवाल आपका हल हो पाएगा। जैसे मैं देख रहा हूं 3 से कट रहा है, 1600 जाएगा। 3 से कट रहा है, 3 1 के 3 हुआ, 2 0, 3 6 18, 2 3 8 24, 3 1 के 3 हुआ। मैं समझ पा रहा हूं कि यह कितने से जाएगा, 40 से, और यह 41 से, ठीक है, 41। अब यहां पर 40 और 41 की बात अगर हम लोग करें तो बेसिकली हम समझ पा रहे, देखिए 4 से नहीं, हम इसको ऐसे समझे, क्योंकि हमें जानते हैं 40 का वर्ग है और 41 का वर्ग है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए। जैसे अगर इसकी बात करें, वर्गमूल निकालें, डायरेक्ट निकल रहा है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 40, और इसका कितना होगा, 41। 40 से 41 होना, कितना बढ़ना, 1 बढ़ना, किस पर बढ़ना, 40 पर। 1 गुणे 100 बटे आप 40 कर दें, 20 दूना 40 है, 20 पंचे 100 है, 5 बटे 2 मतलब 2.5% का क्या है बताएं, यहां पर ब्याज दर है, जो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 33वें का। प्रथम 111 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत होता क्या है, n+1 होता है। अगर 111 है तो 112 होगा, करेक्ट, ओरल आंसर आता है, सीधी सी बात। विषम संख्याओं का n ही हो जाता है। एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीदता है और निर्माता उसे 10% की व्यापार छूट और 5% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा करता है। दोनों छूट के बाद निवल मूल्य क्या होगा, बहुत आसान सवाल है। उसने खरीदा था, खरीद करके उसने उस पर 10% की व्यापार छूट और 5% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा करता है। निवल माल क्या बनकर दाम आएगा। 10% का अर्थ 1/10 होता है, अर्थात 10 का सामान 1 घटकर 9 हुआ, और 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 का मान 1 घटकर 19 हुआ, करेक्ट है। इस हिसाब से अगर यह प्राइस आपकी 200 है तो 19 नवा कितना हो जाएगी, 171 हो जाएगी, करेक्ट है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यह वैल्यू आपकी 25,000 दी गई है, इसका मूल्य हमको बताना है। 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो गए, 2 से डिवाइड कर, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इसका गुणा कर दें। 171 का गुणा 125 से करें। 171 का गुणा जब हम 125 से करेंगे तो यह 21,375 आ जाएगा, 21,375 होगा, जो आपको देखिए सी ऑप्शन में दिया है। तो उसकी निवल प्राइस ये उतनी हो जाएगी। तो ये पूरा 35 सवालों का सेट कंप्लीट होता है आरपीएफ कांस्टेबल का। शिफ्ट 1 था, पहले ही दिन का पेपर था, और आपके सामने सभी सवालों का आंसर है, एनालिसिस है। आप अपने आंसर्स दीजिएगा, अपने कमेंट्स करिएगा, आपको जो लगता है उस पर जरूर अपडेट करिएगा। आगे की जो भी प्लानिंग है उसमें हम आपको कनेक्ट कर सके, इसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।